हेलो बच्चों। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या कंडीशंस, क्या लिमिटेशंस हैं? अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल कितने और चैप्टर से रिलेट करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टाइल को इतना पढ़ के बस छोड़ देंगे तो ये इससे कंपटीशन नहीं होगा। अगर आपको नीट या आईआईटी में बेहतर परफॉर्म करना है तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कितने तरीके से रिलेट करता है हमें ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, फिर बात आती प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या यूज है हमारा? ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए कई सारे यूज हम इस डेली लाइफ में देखा करते। जो आजकल लड़ाई, जो कहीं जंग छिड़ी हुई है, वहां पर हम लोग देखते हैं मिसाइल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, परफेक्ट निशाने पर लगते हैं। बहुत तेजी से आने वाले मिसाइलों को हवा में ही मतलब क्रैश कर दिया जाता है। तो इन सब का यूज है क्रूज मिसाइल में, या फिर क्रूज मिसाइल के साथ साथ दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल्स में, क्रूज मिसाइल्स में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, या मोशन और रेस्ट भी समझ लें। क्योंकि मोशन है क्या चीज वो भी तो हमको पता चल जाए। तो एक्चुअली में मोशन है क्या? जैसे कोई रेफरेंस पॉइंट है ए, मान लिया ए। अगर ए के रेस्पेक्ट में कोई बी ऑब्जेक्ट है, if the position of this object B is not changed with respect to A, then B is in rest. If the position of B is not changed with time with respect to A, then the B is in rest. लो भाई, रेस्ट की वैल्यू हो गई। सपोज दैट ये ए से मैं कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हूं, समय बदला, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। समय तो वन डायमेंशनल है, वन डायरेक्शनल है। अच्छा, तो ये समय बदल रहा है, बट हमारी और ए के बीच की पोजीशन नहीं बदल रही। इसका मतलब मैं कैसा होऊंगा? रेस्ट। अब अगर ए के रेस्पेक्ट में मैं अगर पीछे जाऊं, मैं आगे भी जा सकता हूं। इसका मतलब हम दोनों के बीच पोजीशन टाइम के साथ क्या हुई? बदल गई। आप कह सकते हैं कि मी इज इन मोशन, मैं किसमें हूं? मोशन में। चलो भाई, अगर आप कहते सर ऐसा अगर हो जाए, ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर जाए बी, तो आप कहेंगे अभी सर पोजीशन तो ये है, तो यहां पर पहुंच गया तो पोजीशन ये है। यानी कि यार बी पॉइंट अगर बी से बी डैश पर चला गया तो पोजीशन तो अभी भी उतनी है। पोजीशन अभी उतनी नहीं है। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन अगर वेक्टर क्वांटिटी की यही तो क्वालिटी है। डायरेक्शन बदल गई तो भी वेक्टर बदल जाता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बदल जाए, माने ये लेंथ जो है कम ज्यादा हो जाए तो भी वेक्टर बदल जाता है। तो ए बी जो है, ए बी इस पोजीशन पर आ गया माने डायरेक्शन बदल गई। इसका मतलब पोजीशन चेंज हुई, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई। इसका मतलब बी इज इन अ मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बी कैसा होगा? मोशन में होगा। चलो भाई, ये तो बात सही है, रेस्ट और मोशन के बारे में समझ लिया। लेकिन अगर एक बात कह दी जाती, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की डायरेक्शन में अगर मैं किसी वेलोसिटी से चलूंगा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी उसके रेस्पेक्ट में? आप कहेंगे लाइट के रेस्पेक्ट में सारी चीजें, चाहे हम कितना भी तेजी से चलें, चाहे हम स्लो चलें, और लाइट की वेलोसिटी से ही चलें या कितना भी तेजी से चलें, लाइट की वेलोसिटी के डायरेक्शन में लाइट इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब यार क्या हुआ? लाइट इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब हुआ कि लाइट के रेस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट को देखें या कोई भी ऑब्जेक्ट को देखें, ये तो रेस्ट है। लाइट रियल में पूरे वर्ल्ड में कोई, पूरे यूनिवर्स में कुछ रेस्ट नहीं सिवाय लाइट की वेलोसिटी के। अब लाइट की जैसे हम लोग दो कारें लेते, एक ये 40 से चलती है, एक 60 से चलती है, तो 40 के रेस्पेक्ट में जब 60 वाले को देखते हैं तो कितना नजर आता है? यानी 20। अब मान लो दोनों ऑपोजिट आते हुए, ये आती है, एक ये आ रही 40 से, एक ये आ रही 60 से। जब ये दोनों टकराती है तो अपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि अब दोनों टकराएंगे तो किससे? इसका मतलब जब इसका ड्राइवर इसको देखेगा तो इसको 100 दिखाई देगी। यही अगर लाइट की वेलोसिटी होती, कि लाइट अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा होता, लाइट भी इस डायरेक्शन में जा रही होती, तो
अब मैं कहते मेरे रेस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी क्या है, वो c ही है। मैं इधर जा रहा होता, लाइट की वेलोसिटी क्या है, वो अभी भी c है। यानी c के रेस्पेक्ट में या c की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट चलने पर आपको c हमेशा c ही दिखाई देगा। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा। चलो भाई, यहाँ तो हमने रेस्ट और मोशन की बात करी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे अगर हम ये कहते हैं हमें तो प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, अच्छा प्रोजेक्टाइल पढ़ना है तो प्रोजेक्टाइल के लिए फिर हम लोगों को एक कंडीशन ये पता हो कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, माने जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, इसका मतलब जब वेलोसिटी बढ़ती जाती तो एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है, डायरेक्शन नहीं बदली तो एक्सीलरेशन एक ही होगा। अच्छा, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा वी हो गया, या फिर ये फाइनल ये इनिशियल, फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटा है, तो डायरेक्शन जो नेट बनेगी भाई, बड़े में से छोटा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट डायरेक्शन तो यही बनेगी। तो डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होती वो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती, क्योंकि हमें तो मालूम होता है कुछ टाइम लगा होगा इस प्रोसेस में, इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। और वी की डायरेक्शन तो है यही, ये तो वी की डायरेक्शन। जब भी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। एक्सीलेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो हमेशा स्पीड बढ़ेगी, हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी स्पीड में क्यों बोलो, अभी वन डायमेंशनल मोशन है तो दोनों सेम है। अच्छा, अगर मैं ये कहता यार स्पीड अभी तो ये थी या वेलोसिटी अभी ये है और उसके बाद कम हो गई फिर और कम हो गई, आपने कहा इसका मतलब वेलोसिटी हर बार कम हो रही है। अब अगर मैं डेल्टा वी निकालना चाहूं तो आपके फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल छोटा वेक्टर है, इनिशियल बड़ा वेक्टर, जब इससे ये सब्ट्रैक्ट छोटे से बड़े को, स्मॉल से लार्ज वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये आएगा नेगेटिव। आप कहते सर यही तो एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन नेगेटिव, कोई वेक्टर एक्सीलरेशन यहां पर क्या था, ये एक्सीलरेशन है, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव कर दो किसी भी वेक्टर में नेगेटिव लग जाए उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अच्छा, तो यहां एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहां हो गई, ये, चलो भाई माइनस है या जो भी है, रिटार्डेशन भी इसको हम बोलते हैं, लेकिन वेलोसिटी चल तो इधर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जब भी वेलोसिटी और एक्सीलेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो स्पीड और वेलोसिटी विल डिक्रीज, इसका मतलब ये रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब मैं किसी गाड़ी में ब्रेक लगाता हूं तो पहले स्पीड ज्यादा थी फिर कम हुई फिर और कम और फाइनली कहीं रुक जाएगी। उसके बाद भी अगर एक्सीलेशन या फोर्स लगा रहा तो रुकने के बाद फिर वापस ये आएगी, जैसे झूला झूलते हैं ना, तो आइए झूला जाता है हमारा, अरे हैंगिंग रोप देखा होगा, उसमें बच्चे लोग झूलते हैं, तो वो क्या गया लास्ट रुकने के बाद वापस आता, क्योंकि लगातार फोर्स कहाँ लगा हुआ, अंदर की तरफ, तो पहले फोर्स फोर्स लगा अंदर सेंटर की तरफ लगा, वापस लगेगा तो ये धीरे धीरे वापस ही लौट आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मुझे यहाँ पर ये बताना, अभी दोनों के बीच जीरो एंगल था एक्सीलेशन और वेलोसिटी, अब 180 एंगल है, कभी 90 हो। अगर वेलोसिटी और एक्सीलेशन के बीच 90 एंगल है और ये कंटिन्यूअसली 90 पर ही है तो मोशन सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर। अच्छा, अगर इनके बीच 90 या 0 और 180 नहीं है, एक्सीलरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 0 या 180 नहीं है, देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी प्रोजेक्टाइल। कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। यानी प्रोजेक्टाइल की कंडीशन पता चल गई कि यार वेलोसिटी और एक्सीलेशन के बीच एंगल कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 है तो भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है, बशर्ते अगर ये 90 बना रहा तो सर्कुलर होगा और बनने के बाद फिर बदल गया तो प्रोजेक्टाइल। तो कुल मिला के प्रोजेक्टाइल यार सिंपल सी कंडीशन ये है कि वेलोसिटी और एक्सीलेशन के बीच एंगल कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 और 180 के अलावा।
अगर ये एंगल 0 या 180 है तो मोशन इन 1D या यूनि डायरेक्शनल मोशन होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोशन इन 2D यानी कि प्रोजेक्टाइल। अब मोशन इन 2D क्या होता है, मोशन इन 1D क्या होता है, मोशन इन 3D क्या होता है? अरे भाई तीनों एक्सिस है, इन तीन में से किसी एक एक्सिस पर मूव करे, या तो मैं इधर जाऊं पॉजिटिव या फिर मैं इधर जाऊं, तो मोशन इन 1D। 2D क्या होता है, इन तीनों एक्सिस में से किन्हीं दो एक्सिस का यूज कर ले, हम लोग किसी प्लेन की बात कर ले तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बदलेंगे। इसका मतलब कोई भी प्लेन में मोशन होगा तो वो 2D, जैसे प्रोजेक्टाइल, जैसे सर्कुलर, जैसे पैराबोलिक, जैसे कर्व्ड, ये सारे के सारे मोशन 2D होते हैं। अब इन तीनों में से कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ये तीनों एक्सिस का यूज कर रहा है, यानी एक्स पर भी जाने के लिए फ्री, वाई पर भी जाने के लिए, जेड पर भी। जैसे कोई चिड़िया, कोई बर्ड, कोई इंसेक्ट एयर या स्पेस में उड़ता है तो वो एक्स पर भी मूव कर सकता है, वाई पर भी मूव कर सकता है, जेड पर, यानी एक्स वाई जेड तीनों बदलेंगे। जब भी ये तीनों बदलेंगे तो मोशन क्या होगा, 3 डायमेंशनल। केवल इन तीन में से दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो 2 डायमेंशनल। तो केवल एक्स ही बदलेगा या सिर्फ वाई ही बदलेगा या सिर्फ जेड ही बदलेगा तो फिर 1 डायमेंशनल मोशन। चलो भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये देखा कि भाई मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, इन तीनों के बारे में हमें बेसिक पता चल गया। फिर मैंने कहा कि यार इसकी डेफिनेशन तो हम लोग ये देखते हैं भैया प्रोजेक्टाइल को दिखाओ, तो मैंने एक पत्थर लिया और ये फेंका और ये आया। कैसा, ये मैंने पत्थर को यहां से फेंक दिया, ये फेंका, ये आया। अच्छा, कैच मैच ले ही नहीं पाते, क्रिकेट कभी खेले नहीं, तो यहां से फेंका और यहां पर वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लो कई सारे, कोई भी बैट्समैन बॉल को हिट करता, प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से हिट करा, ग्राउंड पर गिरी, एक तो ये प्रोजेक्टाइल। कभी भी बो यानी कि एरो फायर फ्रॉम द बो, इसका मतलब तीर कमान से निकला हुआ तीर, प्रोजेक्टाइल। बुलेट फायर फ्रॉम द गन, बुलेट निकली, फायर हुई गन से, वो भी तो प्रोजेक्टाइल है। अंडर ग्रेविटी ये सब मोशन करेंगी, अभी हम बताएंगे आगे। तो ये सारे सारे प्रोजेक्टाइल है, जो प्रोजेक्टाइल नहीं है वो उसकी कंडीशन अभी हम बताएंगे क्या होता है। खैर, अब डेफिनेशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल में ये कहते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर कोई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो अंडर ग्रेविटी जो मोशन होता है वही कहलाता है प्रोजेक्टाइल। बोर्ड की बुक्स में मोस्टली ऐसे ही लिखा होता है, ठीक भी है, गलत नहीं है, कि अंडर ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट इसको प्रोजेक्ट किया जाता है एंगल थीटा पर, ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ और कहती है। माने एक अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं, एक मैं एक्स एक्सिस ले लूं, और मैं कह दूं भैया एक मिरर ये लगा दिया एक्स पर और एक मिरर लगा दिया वाई पर, तो मैं देखता हूं कि भैया ये हमारा मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी होगी, ये यू यहां नहीं है, यू यहां पर दिया हुआ है, डायरेक्शन है, कहीं भी ले जाओ आप, किसी एंगल पर, अच्छा थीटा पर प्रोजेक्ट। अब एक मोशन अगर मैंने यहां मिरर लगाया हॉरिजॉन्टल पर, तो मैं उस मिरर पर देखूंगा एक ऑब्जेक्ट ये चला जा रहा है, एक मोशन तो एक्स एक्सिस पर हो गई। अच्छा, दूसरा मिरर ये लगाया, अब मैं इस मिरर पर देखूंगा तो मुझे दिखेगा ऊपर गया वापस आया, यानी कि यार दो मोशन है, एक वाई एक्सिस पर है और दूसरी एक्स एक्सिस पर। अच्छा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहां से स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन सकती है कि द कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल, क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस। दो मोशन इंडिपेंडेंट, वन इज अलोंग एक्स, अनदर इज अलोंग वाई, इन विच टाइम इज कॉमन पैरामीटर, टाइम जो है वो कैसा है, कॉमन पैरामीटर दोनों मोशन के लिए। देन द मोशन अंडर ग्रेविटी और अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपन कहेंगे इसको, कि दो मोशन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, टाइम इनमें कॉमन पैरामीटर है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव किया जाता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा मोशंस का,
टाइम इज कॉमन पैरामीटर अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बात आती है यार, इस चैप्टर को हमें और भी चैप्टरों से रिलेट करना है ना, क्या हमारे तो न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे हो जाएंगे। देखो, जब भी फिजिक्स को हम रटेंगे, जब भी फिजिक्स में टफ लगेगा, इसका मतलब वो चीज को मैं समझ नहीं रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीखो, घर पे अप्लाई करो, आपको फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा। मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट आपको यही लगेगा। खैर, हमने कहा कि चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल में। एक स्टोन को हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी u पर प्रोजेक्ट कर दिया। When an object is projected at an angle of theta with initial velocity of u, then the motion of this object under gravity is called project। सर आप कहते, सर आपने कंडीशन बताई थी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच एंगल 0 और 180 ना हो। हाँ बेटा, नहीं है। कैसे? u तो ये है, एक्सीलरेशन ये है, दोनों के बीच एंगल 180 नहीं है। इसका मतलब यार ये मोशन कैसी हो गई? प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जब प्रोजेक्टाइल हो गई तो कोई इक्वेशन भी प्रोजेक्टाइल की पड़ी होगी। हाँ, y इज इक्वल ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगी, ये इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। और ये इक्वेशन पैराबोला, जो इक्वेशन जो हमारा बनाता है, ये इक्वेशन यही प्रोजेक्टाइल है। आगे देखेंगे, इक्वेशन इस टाइप की बनी होगी, मैं समझ जाऊंगा यार प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जब इसका पाथ पढ़ेंगे, जब इसकी ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे, तब हमको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। हम देख के बता देंगे मोशन कैसा है, प्रोजेक्ट। अरे अगर ऐसा होता तो आप कह देते भाई ये तो सिंगल सिंगल पावर, ये तो स्ट्रेट लाइन है। मैथमेटिकल टूल्स मैंने पढ़ा रखा है, और उसमें मैंने सारा कुछ बताया कि इक्वेशन देख के भी पता चलेगा ये स्ट्रेट लाइन, हाँ ये पैराबोला, ये हाइपरबोला, ये इलिप्स, ये सर्कल, ये सारी चीजें आपको मैथमेटिकल टूल्स में मिलेंगी। है। अच्छा, अब हमें इस प्रोजेक्टाइल को देखो, डेफिनेशन में मैंने बेसिक यही बता दिया, कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर विद इनिशियल वेलोसिटी u प्रोजेक्ट किया जाता है, देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये क्या बात हुई अंडर ग्रेविटी? अरे भाई, ग्रेविटी का मतलब जी कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी तो होना चाहिए प्रोजेक्टाइल में यार। बहुत दूर ना गिर फेंक दो, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बहुत दूर, वो प्रोजेक्टाइल नहीं होती। हाँ, प्रोजेक्टाइल का उसमें यूज है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस पर गिर रही है। अमेरिका ईरान के बीच या जंग चल रही है, तो वहां पर आप डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है। अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है। जी की वैल्यू जहां बदल गई, एक्सीलरेशन जहां बदल गया, वहां प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। तो फिर यार बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत ऊपर अगर जाएगा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर काफी ऊपर जाएगा, जी की वैल्यू अभी भी बदल जाएगी। अच्छा, तो भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अच्छा, तीसरी चीज, यहां पर एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, आंधी तूफान ना चल रहे हो, वरना फिर वो पाथ बदल जाएगा, तो भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी, बॉलर ने बॉल फेंकी, प्रोजेक्टाइल है। बॉलर तो बॉल फेंक रहा है, वो तो प्रोजेक्टाइल है। लेकिन अगर उस बॉल को उसने स्पिन करा दिया, साइड स्पिन, ऐसा स्पिन, अपर स्पिन, डाउन स्पिन, अगर उसने स्पिन करा के फेंकी, देन द मोशन विल नॉट बी प्रोजेक्टाइल। हाँ, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मैंने बॉल फेंकी, देन प्रोजेक्टाइल। मैंने बॉल स्पिन करा के फेंकी, राइट लेफ्ट अप और डाउन, इसका मतलब अब ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। क्योंकि बेटा, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो ये बनता है अंडर ग्रेविटी। लेकिन जब वो वाला पाथ बनाओगे, आपको जो बॉलर ये बॉल फेंकेगा ना, तो उसका पाथ या तो अप डाउन होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, या इधर होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या उधर जाएगा अंदर साइड, या कुछ ऐसा भी जा सकता है ना। तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है भैया, ऊपर से भी ऐसा चला जाए, माने हवा में ही वो रास्ता बदल देती है बॉल। तो हमें तो पैराबोलिक पाथ बनाना है, इसलिए वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अच्छी बात है ये तो। अच्छा,
फिर बात आती है, चलो भाई आपने कंडीशन बता दी, प्रोजेक्टाइल ये नहीं होंगे, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अब प्रोजेक्टाइल में हमें पढ़ना क्या? बहुत सारी चीजें हैं। अब शुरू होता है ये चैप्टर, कैसे? भाई साहब ये प्रोजेक्टाइल कभी कह देता है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हम लोगों को पता होता भैया, प्रोजेक्टाइल में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल में जितनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है वो कहलाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हवा में ये जब तक रहता है वो कहलाता है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अच्छा बोर्ड में इसमें आता क्या? ये तो इसका पाथ प्रोजेक्ट है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक एंड आल्सो फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनमें से कोई एक दो चीजें पूछ के वो एक डेरिवेशन 5 मार्क्स का बना देता है, लेकिन अपन को तो बोर्ड नहीं पढ़ना, अपन को तो आगे पढ़ना। अच्छा तो क्या क्या पढ़ना है, बेसिक पहले समझना। यहाँ पत्थर को फेंका, यहाँ गिरा, तो यहां से यहां तक एवरेज स्पीड या वेलोसिटी क्या है? यहां गिरा, एवरेज फोर्स क्या लगा? अच्छा, अच्छा ये जो कर्व बना रहा है, तो कर्व है तो कहीं ना कहीं सर्कल, कर्व के दो पॉइंट, सर्कल का पॉइंट तो सर्कल का, भाई एक सर्कल है, तो ये दो पॉइंट है तो ये सर्कल की कुछ रेडियस होगी। अब कोई भी जैसे कर्व मैंने बना दी तो दो पॉइंट पास पास ले लो, वो एक सर्कल का ही हिस्सा होता है, ये टुकड़ा जो है सर्कल का पार्ट है। अब जब कर्व है तो रेडियस भी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यार इसमें एक बड़े अच्छे क्वेश्चन ये बनते हैं कि इस पॉइंट पर अगर मैं रेडियस बनाना चाहूँ, ये कर्व के दो पॉइंट लिए, तो दो पॉइंट सर्कल का ही तो पार्ट बनेगा। अरे बताओ रेडियस कितनी है? अच्छा सब लोग बता देंगे, अभी मैं बता सकता हूँ। वो कह देगा इस पॉइंट पर बताओ रेडियस कितनी है, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियस कितनी है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर रेडियस कितनी है, यानी रेडियस ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट विल बी, यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस निकाल सकते हैं। चलो एक बात तो अच्छे से समझ गए हम लोग, रेडियस निकाल सकते हैं। और क्या पढ़ेंगे? अच्छा मैंने कहा कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है क्या? जीरो। अच्छा एक्सीलरेशन जीरो, तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जीरो, तो यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम और कांस्टेंट। यार इस पूरे पाथ के प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सीलरेशन होगा नहीं। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, इसका मतलब वर्टिकल एक्सीलरेशन लगा हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट, इस यू के दो कंपोनेंट, वन इज अलोंग एक्स, अनदर इज अलोंग वाई। अच्छा भाई ये एक्स यू एक्स वाला हर जगह सेम, लेकिन ये यू वाई वाला पहले वेक्टर इतना था फिर कम हुआ, फिर क्यों कम हो रहा भैया? नीचे लगा हुआ ग्रेविटी वो कम कर रहा है, फाइनल पॉइंट पर जीरो हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स जीरो। और उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर अब हमने देखा यार वेलोसिटी, अब ये मैंने बताया था वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपोजिट हो तो रिटार्डेशन, भैया रिटार्डेशन हो रहा, वेलोसिटी कम हो रही, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गई? जीरो। अच्छा उसके बाद फिर इस हाईएस्ट पॉइंट की बाद हम चले तो हमने कहा अब डायरेक्शन बदल गई, वेलोसिटी ये, फिर ये बढ़ी, फिर इस पॉइंट पर उतरी, इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इज अलोंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब मोशन कैसा होगा? इंक्रीजिंग स्पीड, यानी इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल वाला बढ़ेगा, जितनी इस पॉइंट पर स्पीड थी उतनी ही इस पॉइंट पर मिली। स्पीड की डायरेक्शन अगर निकालना हो तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ निकालना, टेंजेंट बनाओ, यहाँ निकालना टेंजेंट बना दीजिए, यहाँ निकालना, वो जो टेंजेंट होगा इस पाथ पर वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा। अच्छा फिर वो दूसरी तरीके क्वेश्चन ये पूछता, आफ्टर टाइम टी एट इस पॉइंट पी पॉइंट पर मान लो वो वेलोसिटी पूछेगा, कितना वेलोसिटी होगा पी पॉइंट पर, जनरल कोई पॉइंट है जहां पर टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछेगा। जहां वेलोसिटी पता वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दोगे, जहां वेलोसिटी पता वहां काइनेटिक एनर्जी बता देंगे आप, जहां वेलोसिटी पता वहां आप लीनियर मोमेंटम को भी बता दोगे, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा एम बी, डायरेक्शन तो बदल रही है यानी लीनियर मोमेंटम बदल रहा है, यहाँ डायरेक्शन ये, यहाँ ये, यहाँ ये। अच्छा एक चीज और है, इनिशियल एंगल ये, आगे गए तो यार एंगल तो मुझे और कम होता दिख रहा है, एंगल कम, एंगल जीरो,
यानी नीचे से जब ऊपर जाते हैं, जब भी लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, वेलोसिटी तो कम होती ही है, एंगल भी कम होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो था वो धीरे धीरे कम होगा और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या फिर से जीरो हो गया ये तो। अच्छा, उसके बाद बड़े फिर एंगल बढ़ने लगता है, जितना यहां था उतना यहां हो जाता आकर के। एंगल कम होता है, वेलोसिटी कम होती है, तो शुरू में आपका काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कभी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट। क्यों, केवल एक ही कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यूएक्स। वर्टिकल वाला खत्म, जीरो। तो मिनिमम वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, लीनियर मोमेंटम मिनिमम। अच्छा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते वेलोसिटी फिर बढ़ती जाती, जिस पॉइंट पर फेंका उसी लेवल पर आते हैं, तो हमारी वेलोसिटी बनी यू है। कुछ एंगल बना होगा तो यहां पर भी सेम वेलोसिटी। अच्छा, ऊपर जाने पर हाइट बढ़ी। आप कह रहे हैं एक बात बताओ, टोटल एनर्जी मैंने 100 जूल दी इस ऑब्जेक्ट को, ऊपर गए काइनेट अभी 100 एनर्जी टोटल हमने दी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक के। पोटेंशियल तो जीरो है क्योंकि एच है ही नहीं। जैसे जैसे बेटा ऊपर बढ़ेंगे एच बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ मिनिमम है। क्योंकि यहाँ हाइट सबसे ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, यू मैक्सिमम इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। लेकिन टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे ना, वो दोनों के सम के बराबर। अगर इनिशियल एनर्जी टोटल हमारे पास 100 जूल है, तो किसी भी पॉइंट पर दोनों का सम कर लेना, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम अभी भी 100 ही होगा। इसका मतलब क्या, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल टोटल एनर्जी। इसका मतलब यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ बेस तो है किसी पर। हाँ, जब भी एनर्जी सेम रहती है तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी कम हुई ना एनर्जी बढ़ी, तो अपन कह देंगे भैया एनर्जी, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे भाई यहाँ हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी आई, वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अरे भाई पोटेंशियल यू आ गया, के आ गया, इनिशियल तो कुछ था नहीं। पी पॉइंट पर मान लो यू के, कहीं पर भी जाओगे काइनेटिक कम कम, तो हाइट बढ़ रही, पोटेंशियल बढ़ती है। यही काइनेटिक पोटेंशियल में तब्दील हो रही हाईएस्ट के बाद, फिर यही पोटेंशियल किस में, काइनेटिक में। यहाँ पर एच जीरो, पोटेंशियल हो गई जीरो, सारी की सारी काइनेटिक में तब्दील हो गई। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा भाई, ये भी बात सही है। फिर मैंने कहा कि मेरे हाथ में गन है, मैंने गन को ट्रिगर दबाया, बुलेट ये मैंने देखी रोबोट मूवी, वहां पर रोबोट जो था वो गन चलाता, चारों तरफ गोल गोल घूमता है, तो वो कभी कह देता बताओ कितना एरिया कवर करेगा। अरे भाई ये तो हमें पता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, आगे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, आर हमको मालूम होगी। अब अगर कोई गन ये चल रही चारों तरफ घूम के, तो आर रेडियस उसके चारों ओर जो बन जाएगा। अब हमने कहा वो जो रेडियस आर बन रहा है वो सर्कल टाइप का बना, उसका रेडियस आर माने इसकी रेंज पाई आर स्क्वायर। लो भाई ये आ गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि यार इस पॉइंट पर और भी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, कि मैंने कहा यहाँ पर एंगल बताओ, एंगल भी निकाल लेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी भी जनरल पॉइंट पर निकाल लेंगे। अच्छा, फिर और बहुत सारी चीजें हम लोग इस प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोगों को एयर एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है। या मंकी, कभी कभी क्या होता है कि भैया खजूर के पेड़ पर एक मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये मंकी है, और यहाँ से मैंने गन इसकी डायरेक्शन में एम कर दी। चलो भाई ये गन एम करा हुआ है। जैसा भी बनाओ आप। ये जैसे ही ट्रिगर दबा वैसे ही मंकी ने ये छोड़ा, तो कह देता क्या ये बुलेट मंकी के लगेगी। क्वेश्चन तो है यस, ये फिजिक्स की सच्चाई है।
जितना ये डिस्टेंस ये कवर करेगा मंकी, उतनी ही ये बुलेट कवर करेगी, फाइनली इस मंकी को ये बुलेट लगेगी। प्रूव करेंगे इसको हम लोग आगे, तो प्रूव करना ही पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। बात समझ गए? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो किसी को पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा बहुत इजी टॉपिक है। अभी तो ये प्रोजेक्टाइल की शुरुआत है यार, अभी तो बहुत कुछ इसमें हम लोगों को मिलने वाला है ना। अब हमने कहा कि चलो भाई, अभी मैं इनके डेरिवेशन आपको बताऊंगा उस क्लास में आगे। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, प्रूफ करो। ट्रेजेक्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, अब कोई भी इक्वेशन दी जाए ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका भी निकाल लेंगे। शॉर्ट फॉर्मूले हम लोगों को भी देखना है, शॉर्ट फॉर्म देखना कि किस तरीके से हम रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, आगे उसको अपन सब करेंगे। सपोज दैट इसी प्रोजेक्टाइल में सपोज दैट इसी प्रोजेक्टाइल में ये वाई एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये एक्स एक्सिस मान लो। एक्स वाई, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ये प्रोजेक्ट किया और हवा में ये गया, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एंगल थीटा बना। अगर मैं यहां खड़ा हूं और ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया और मैं ही यहां पर भागूं, कहते एट व्हाट वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय विच प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो कि ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता और यही आकर के कैच कर ले। समझ ना, मैंने बेटा ये ऑब्जेक्ट को फेंका और मैं ही आके कैच कर लूं, तो मैं कितना तेज था। एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉय, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट को फेंके और खुद आकर के यहां कैच कर ले। तो मैंने कहा इस वेलोसिटी की दो कंपोनेंट है भैया जो हम फेंक रहे हैं, एक तो यू एक्स और एक यू वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा यूएक्स जो ये है ना, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। यूएक्स अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी के बराबर हो जाएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी के बराबर होगा, तब जाके ये ऑब्जेक्ट को ये लड़का कैच करेगा। कैसे? चलो भाई, अब हमने कहा जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करता है x1, उतना ये लड़का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, इसे भी कह दो x1 या x2 कह दो, दोनों इक्वल है। लो, बोथ इक्वेशन कवर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑब्जेक्ट एंड बॉय बोथ आर सेम। अच्छा, लड़के के लिए जितना समय इसको लगेगा यहाँ पहुंचने में, उतना ही समय लड़के को लगना चाहिए, तभी तो कैच करेगा। अच्छा भाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया क्या, डिस्टेंस इज इक्वल, यहाँ एक्सीलरेशन तो जीरो है, तो इस ऑब्जेक्ट जहां एक्सीलरेशन जीरो, वहां न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती। वो कहाँ लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन? जहां कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है मोशन में। ठीक, या तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, अच्छा जीरो है। तो अब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस इज इक्वल, हमने क्या पढ़ा? अरे भाई दोनों सेम टाइम लगा है, सेम डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस जब भी कहा एक्सीलेशन ना हो तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम पड़ा होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी, अगर लड़के की बात करें तो वेलोसिटी इनटू टाइम। लो भैया, टाइम लड़के को भी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा, इक्वल। यहां पर ये कहते थे भैया x2, लड़के ने कितना बॉल या किसी ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने भी सेम, तो क्या होगा, वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इनटू टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, v इक्वल, यही तो मैंने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ द बॉय मस्ट बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसका हॉरिजॉन्टल इसके बराबर है, तो ये लड़का 100% इस बॉल को कैच कर लेगा। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर लड़के को खड़ा कर दूं बिल्कुल बीचों बीच, यहां इसने फेंका, यहां इधर कितनी वेलोसिटी से फेंके कि ऑब्जेक्ट यहां दोनों टकरा जाए।
एक तो इस टाइप की कंडीशन। अच्छा, तीसरा, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे उसने कहा कि पत्थर तो फेंक दिया, पत्थर क्या किया उसने, फेंक दिया। और हाँ, पत्थर को फेंक, अब ये वेलोसिटी, पत्थर को फेंकने के 1 सेकंड के बाद दौड़ा, अब कितना तेज दौड़ना चाहिए। तो कमाल हो गया यार, इस पत्थर को फेंकने की जितना समय ये लेता है ये वाला ऑब्जेक्ट, उतना समय ये वाला, याद रखना कि ये समय कितना लेगा, ये तो ऑब्जेक्ट ये पहले तो ये छोड़ ही गया था। अच्छा भाई, उसके बाद ये लड़के को कितना समय लगेगा, यानी कि वो 1 सेकेंड बाद दौड़ा, तो आप कहेंगे भैया इसको समय लगेगा, इसको अगर टी लग रहा है तो इसको लगेगा T-1। भाई इसको अगर 10 सेकंड लगते तो 1 सेकंड बाद दौड़ा तो ये 9 सेकंड में पहुंचेगा, और 9 सेकंड में जो पहुंचेगा तो डिस्टेंस दोनों अभी भी सेम कवर करेंगे। तो डिस्टेंस अगर सेम कवर करेंगे तो ये होगा हमारा v इंटू टी, माने T-1। डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम, x1 बराबर x2 करोगे ना, और यहाँ पर कितना लिखोगे, ux इंटू टी। ये लो, बस इनकी वैल्यूज उठा के सॉल्व करके रखना, v आ जाता। कभी ऐसा कि 2 सेकंड बाद दौड़ा, कितना तेज दौड़े। अच्छा, बॉलर ये बैट्समैन है, मान लो ये बैट्समैन है, खुद ही कैच करने पहुंच जाता तो उसको ऐसे चलना चाहिए। चलो, अगर ऐसा होता कि ये बैट्समैन है, मान लो मैं ये खड़ा, उसने बॉल ने फेंका, बॉलर ने बॉल फेंका और बैट्समैन ने हिट किया, और वो मेरे पास जहां मैं खड़ा हूं यहां बॉल आ रही है, मान लो मैं अंपायर हूं, लेकिन बॉलर अपनी इस जगह से मेरे पास किस वेलोसिटी से दौड़े जिससे कि आने वाली बॉल को कैच कर ले। अब आप समझ गए कि बॉल को हवा में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम इस बॉलर को लगना चाहिए, तभी वो इस बॉल को कैच कर लेगा। अच्छा, यही सारी चीजें, इन्हीं प्रोजेक्टाइल को हम लोग अगर कोई कार वार मूव करा दें, अब पढ़ेंगे। कार मूव कराने पर मोशन हो रहा है, v वेलोसिटी से ये जा रही है, बताओ कोई लड़का ये फेंका तब कितनी दूर, है ना, लड़का पीछे साइड फेंकता तब कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट तो सेम ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है इनकी वेलोसिटी का, ये कार अगर एक्सीलरेट करे तब क्या कंडीशन होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसमें भी हमको मिल जाते। अच्छा, ये भी पढ़ेंगे जब हम लोग ब्रीफ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, अच्छा भाई, ये तो हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो हम लोग देखते हैं, ठीक। अच्छा, जिस लेवल से मैंने अभी तक डाला कोई ऑब्जेक्ट उसी लेवल पर गिरा, इसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक, इसमें जब रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग सारे कंपटीशन के क्वेश्चन करा लेंगे या कर लेंगे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक। अच्छा, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा ये कह देता कि भैया यहाँ पर मैक्सिमम रेंज कब बनेगी, वैल्यू हमें यू पता है, थीटा पता है, वो तो बेसिक क्वेश्चन है 45 एंगल पर, लेकिन सब लोग जानते 45 एंगल पर अगर फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम जाएगी। मैक्सिमम रेंज के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा। मैक्सिमम रेंज के लिए वेलोसिटी क्या हो। चलो, ये भी हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग बाद में कर लेंगे और कराएंगे। अभी तो ये चैप्टर को मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, दूसरा, अभी प्रोजेक्टाइल को तो हम लोगों ने ये पढ़ा, ये पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। एट व्हाट टाइम, ये वेलोसिटी कितने टाइम के बाद, ये इनिशियल वेलोसिटी है यू, कहीं पर भी बनाते चले जाओ आप, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी, यानी यहाँ कोई वेलोसिटी होगी, एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी बिकम्स अ परपेंडिकुलर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी कैसी, इनिशियल के, भाई अभी ये थी, अभी ये बनेगी, ये बनेगी, एक कंडीशन आएगी कि इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी, तो वो कह देगा, अब मान लो पी पॉइंट पर आई, यहाँ टेंजेंट बना, ये मिला, तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो आप कहेंगे कितनी देर के बाद वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, जैसे भी।
अच्छा, कभी ऐसा नहीं भी कहता कितनी देर के बाद ये एंगल इनके बीच मान लो ये बन जाता है, कोई भी एंगल दे दो यार, ये 60 डिग्री बन जाता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन बोल दिया उसने, एट व्हाट टाइम द एंगल बिकम 60। तो दो वेक्टर 90 पर हैं, तो u डॉट v हमें ये मालूम होता है u v cos थीटा, है ना। ये 60 पता है, तो कितनी देर के बाद ऐसा होगा, तो इस फॉर्मूले से, वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अच्छा, कभी इसी में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया यहाँ कितनी देर के बाद ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा अल्फा बाई टू, अगर मान लो ये अल्फा था तो ये अल्फा बाई टू होगा। अब आप समझ गए, ये अल्फा बाई टू, यू आपको दिया होगा, वी आपको मालूम होगा या वी पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह सेम, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं सर, यू कॉस अल्फा तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर v, सॉरी, v ये होगा टेंजेंट डायरेक्शन v का ये कंपोनेंट v cos अल्फा बाई, इन्हें सॉल्व करेंगे v, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन में ये आता है भैया सेम लेवल ये बना रखे हैं, क्या सेम हाइट, चलो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सेम, अच्छा वेलोसिटी यहाँ ये होगी, यहाँ वेलोसिटी ये है, तो आप कहते हैं वेलोसिटी सेम लेवल पर, वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मैंने काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, तो इसमें तो काइनेटिक एनर्जी सेम, लेकिन अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा तो लीनियर मोमेंटम इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पर कैसे सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी सेम, वेलोसिटी सेम, एंगल की बात करता अगर, हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनता थीटा डैश, हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बनता थीटा, दोनों के एंगल भी सेम होंगे, हाइट सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी दोनों, पर टोटल एनर्जी, अरे टोटल एनर्जी ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम, बिकॉज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा भाई, तो सेम हो गई, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। चलो ये चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे सब इस टाइप के न्यूमेरिकल हमको करने हैं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल इससे हमारा छूटना नहीं चाहिए, हमको चीजें अच्छे से ये समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चलो, ये तो हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बातें करी। ठीक, हमें अब किसी हाइट से भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट, कभी ऊपर से फेंकेंगे, कभी हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, कभी नीचे फेंकेंगे, कुल मिला के ये पढ़ेंगे पाथ बनेंगे कि ये भी पाथ जो होंगे प्रोजेक्टाइल होंगे, कैसे होंगे। अब हमने कहा कितनी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएं, टाइम कितना लगा, अच्छा ये सारी चीजें, तो यहाँ इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल एट अ हाइट, किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए। अच्छा, एक एग्जांपल इसका जरा देख लो, जैसे मान लो कि मैं बस पर बैठा हुआ हूं, यहां बैठा और मैंने बॉटल फेंक दी, जब ये बॉटल, बस चलती है मान लो उस समय v से, जब ये बॉटल इस बस में मेरे पास है तो मेरी वेलोसिटी, बॉटल की वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी उस इंस्टेंट तो सेम है। अच्छा, जैसे ही मैंने इस बॉटल को डिटैच किया, माने फेंका, तो मैं जो बस पर बैठा हुआ मेरे रेस्पेक्ट में तो वो उसकी वेलोसिटी सेम थी, तो मुझे दिखाई देगा अंडर ग्रेविटी नीचे जा रहा स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। इस बॉटल को जो मैंने फेंका या कोई पत्थर फेंका या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, चलती बस, चलती ट्रेन, चलती कोई भी चलते वाली ऑब्जेक्ट से, तो मैं देखूंगा कि यार मुझे जो मैं बस के अंदर बैठा तो सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है, लेकिन वही कोई लड़का, मान लो यहाँ कोई लड़का खड़ा है रोड पे, वो देखेगा, तो जैसे ही ये डिटैच हुआ, इस बॉल या इस बॉटल या इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी सेम है, और इस लड़के को ये दिखाई देगा प्रोजेक्टाइल।
क्योंकि उसके लिए हॉरिजॉन्टल वैल्यू तो ये है वेलोसिटी की, और एक्सीलेशन तो नीचे लगा हुआ है। अब आप कहते हैं सर सर्कुलर बनना चाहिए, ये v और ये g, ये दोनों के बीच 90 डिग्री आपने बताया था। अगर ये लगातार 90 रहता तो सर्कुलर बनता, और अगर ये लगातार नहीं है तो आगे चल के भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये हो गई जी, तो ये एंगल थोड़ी है, एंगल तो बदल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर ये लड़का इस बॉटल को देखेगा तो उसको प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। एरोप्लेन वगैरह में हम लोग देखते जहां बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड आता है, वहां पर हम देखते फूड पैकेट्स आर्मी की जवान फेंकते, वहां के लोग जो खड़े होते, तो वो जो लोग खड़े उनको दिखाई देगा कैसा, पैराबोला, यानी प्रोजेक्टाइल। और वो जो उस पर एरोप्लेन पर बैठा हुआ, चौपर पर बैठा हुआ सैनिक जो देखेगा उसको स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये डिपेंड करता है कि हम हैं कहां पर। हाँ, तो इस टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया हॉरिजॉन्टल से ऊपर, हॉरिजॉन्टल से नीचे, या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, ये सारे प्रोजेक्ट है। अच्छा, इंक्लाइंड आईआईटी में तो हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, ये फेंक दिया, कभी ऊपर से नीचे फेंक दिया, लेकिन ये शायद नीट में हमारे लिए नहीं है, नीट में नहीं है। आईआईटी वाले बच्चों को अपन ये पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड। तो यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? चैप्टर सब इजी है और टीचर सब अच्छे होते हैं। आपको अगर कंपटीशन पढ़ना है तो आप एक बार तिब्बी क्लासेस में आइए, आपको बेहतर फिजिक्स को बहुत आसान बनाएंगे। अभी तो थोड़ा सा ये है कि आप लोग नहीं है, कैमरे के सामने थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग फिजिक्स को बहुत इजी बनाएंगे। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों को ट्रेजेक्ट्री भी पढ़नी है। ट्रेजेक्ट्री जो अभी मैंने बताया था भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, रेंज वेंज की ये चीजें निकालेंगे हम लोग आगे। ओके, बाय बेटा।